गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हर्ट में। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं CHO एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो था जो 2020 में राजस्थान CHO का पेपर हुआ था, उसको सॉल्व कर रहे थे। आधा पेपर हमने सॉल्व कर लिया और बाकी का जो बचा है वह आज सॉल्व कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इज, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 से 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 100 से 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 120 से 160 बीट पर मिनट, या ऑप्शन डी 160 से 180 बीट पर मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 120 से 160 बीट पर मिनट। नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होती है वह होती है 120 से 160 बीट पर मिनट, और एवरेज पूछे तो 140 बीट पर मिनट। एवरेज पूछे तो 140 बीट पर मिनट, और जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है वह होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी फॉलोड इन ANC यानी एंटीनेटल केयर में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट इनमें से किए जाते हैं? ऑप्शन ए HB यूरिन शुगर एंड HCG, ऑप्शन बी HB यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी HB ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर, या ऑप्शन डी HB यूरिन शुगर और HOL। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं एंटीनेटल केयर के दौरान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंटीनेटल केयर के दौरान मदर का HB चेक किया जाता है, यूरिन शुगर की जांच की जाती है, और HCG की ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है उसकी जांच की जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं ANC में? तो HB यूरिन शुगर और HCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट वुमेन गेट ए TT वैक्सीन 4 month अर्लियर, नाउ शी कम इन द हॉस्पिटल आफ्टर 8 month, व्हाट विल डू यू? यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने TT का इंजेक्शन लगाया था पहले 4 मंथ पहले, और नाउ सी कम इन द हॉस्पिटल, वह अभी हॉस्पिटल में आई है TT का वैक्सीन लगवाने के लिए 8वें महीने के बाद में। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए डू नॉट गिव नेक्स्ट TT वैक्सीन, ऑप्शन बी गिव द नेक्स्ट डोज ऑफ TT, ऑप्शन सी यू हैव टू गिव 0.1 ml डोज इंस्टेड 0.5 ml डोज, या ऑप्शन डी यू हैव टू गिव नाउ TT इंजेक्शन एंड आफ्टर 15 डे 1 मोर शुड बी गिवन। यानी 4 महीने पहले TT का वैक्सीन लगा था और अभी वह 8वें महीने में आई है आपके पास हॉस्पिटल में, तो आप क्या करेंगे TT के वैक्सीन का? TT की नेक्स्ट डोज देंगे या नहीं देंगे, या 1 ml डोज देंगे, या 15 दिन बाद एक और डोज देंगे? यह डोज देने के बाद 15 दिन बाद एक और डोज देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार CHO में भी यह क्वेश्चन आया था और राजस्थान CHO में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गिव द नेक्स्ट डोज ऑफ TT, यानी टिटनस की नेक्स्ट डोज जरूर देंगे मदर को अगर वह 4 महीने बाद है। वैसे नॉर्मली तो 4 वीक के बाद ही लगता है, यानी 1 महीने बाद या 4 वीक के बाद ही TT की सेकेंड डोज लग जाती है, लेकिन किसी कारण से अगर वह ना आ सके हॉस्पिटल में तो उसको नेक्स्ट डोज दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ HB, कौन से केमिकल का यूज किया जाता है HB का टेस्ट करने के लिए? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी N/10 NCl, ऑप्शन सी NaOH, या ऑप्शन डी NaOC1। कौन से केमिकल का यूज किया जाता है HB को टेस्ट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NaOH।
कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, तो सोडियम जो हाइपोक्लोराइड होता है उसका यूज किया जाता है टेस्टिंग का यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एएनसी विजिट ए प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड। यानी एएनसीएन एंटीनेटल केयर के दौरान, विजिट के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के कौन कौन से टेस्ट करेंगे। और ऑप्शन दे रखे हैं HIV, हेपेटाइटिस ए और सिफिलिस। ऑप्शन बी HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। ऑप्शन सी HIV, हेपेटाइटिस सी और सिफिलिस। या ऑप्शन डी HIV, हेपेटाइटिस ई और सिफिलिस। कौन से टेस्ट करेंगे एंटीनेटल विजिट के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेगनेंसी के दौरान एएनसी विजिट में HIV और हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नर्सिंग हट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इंटरवल बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन इन पार्टोग्राफ। जब पार्टोग्राफ करते हैं तो दो लाइनें चलती रहती है साथ में, अलर्ट लाइन, एक अलर्ट लाइन होती है और एक एक्शन लाइन होती है। उनमें, उन दोनों में टाइम का इंटरवल कितना होता है या गैप कितना होता है पार्टोग्राफ में। ऑप्शन ए 2 आवर्स, ऑप्शन बी 3 आवर्स, ऑप्शन सी 4 आवर्स या ऑप्शन डी 6 आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ का यूज प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 आवर का टाइम इंटरवल या गैप होता है अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में पार्टोग्राफ के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड फॉलोइंग बर्थ विद इन। ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए बर्थ के बाद। ऑप्शन ए 1 आवर्स, ऑप्शन बी 2 आवर्स, ऑप्शन सी आफ्टर डॉक्टर ऑर्डर या ऑप्शन डी आफ्टर 6 आवर। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट यानी कब कर देनी चाहिए डिलीवरी के बाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 आवर्स। 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए एज सून एज पॉसिबल, नॉर्मल डिलीवरी हो एज सून एज पॉसिबल या 30 मिनट भी दिया हुआ हो, अगर ये ना दिया हो और 30 मिनट दिया हो तो ये दोनों ही राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यह 1 आवर्स इसका राइट आंसर है। और अगर LSCS है, लोअर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी है, तो विद इन 4 आवर के दौरान 4 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड लॉस्ट इन ए नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में कितने ब्लड का लॉस होता है। ऑप्शन ए 100 ml, ऑप्शन बी 300 ml, ऑप्शन सी 500 ml या ऑप्शन डी 700 ml। कितने ब्लड का लॉस होता है एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 500 ml ब्लड का लॉस होता है एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। मदर के 500 ml ब्लड का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लेबर द प्लासेंटा शुड बी डिस्कार्डेड इन। यानी लेबर के बाद प्लासेंटा को कौन से बैग में डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन ए येलो बैग, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी ब्लैक बैग या ऑप्शन डी ब्लू बैग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी ऑर्गन हो, बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, उसको कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं। ये प्लासेंटा भी एक पार्ट होता है बॉडी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए येलो बैग में इसको डिस्कार्ड किया जाता है प्लासेंटा को। रेड बैग में जितने भी रबड़ के जो आइटम होते हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है, रबड़ के जो आइटम। ब्लैक बैग में जो नॉर्मल कचरा होता है, नॉर्मल वेस्ट होता है उसको, और जो ब्लू होता है नीला नुकीला, जो शार्प जो होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट या शार्प जो आइटम होते हैं उनको ब्लू में डिस्कार्ड किया जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ MMR इन इंडिया। इंडिया में मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? ऑप्शन ए सेप्सिस, ऑप्शन बी टॉक्सीमिया, ऑप्शन सी अनसेफ अबॉर्शन या ऑप्शन डी हेमरेज। मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है ब्लीडिंग के कारण सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलती है इंडिया में, हेमरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेमरेज। डी डी राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट शुड बी टेकन विद इन, यानी अनप्रोटेक्ट सेक्स करने के बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में टैबलेट कितने टाइम के अंदर अंदर ले लेनी चाहिए? ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 48 आवर्स, ऑप्शन सी 72 आवर्स या ऑप्शन डी 120 आवर्स। कितने टाइम बाद अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में कितने टाइम के अंदर अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट है वह ले लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट जो अनवांटेड 72 नाम से आती है, अनवांटेड 72 नाम से जो टेबलेट आती है, यानी 72 घंटे के अंदर अंदर वह विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर वह टेबलेट ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन शुड बी डन आफ्टर लेबर, यानी पोस्टमार्टम जो स्टरलाइजेशन होता है वह लेबर के कितने टाइम बाद कर देना चाहिए? ऑप्शन ए 12 आवर से 7 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे से लेकर 7 दिन, या ऑप्शन सी 48 घंटे से लेकर 7 दिन, या ऑप्शन डी 72 घंटे से लेकर 7 दिन। पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन यानी जो मदर की नसबंदी होती है वह डिलीवरी के आफ्टर कितने टाइम बाद कर देनी चाहिए? पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन डिलीवरी के कितने टाइम बाद तक तुरंत में कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिलीवरी के 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर स्टरलाइजेशन, मदर का स्टरलाइजेशन कर देना चाहिए। डिलीवरी के बाद 24 घंटे से 7 दिन के अंदर अंदर विद इन 7 डेज के अंदर अंदर स्टरलाइजेशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर वेसेक्टोमी एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर किसी मेल की वेसेक्टोमी हुई है, नसबंदी हुई है, मेल की NS भी बोलते हैं जिसको नॉन स्कैल्पल वेसेक्टोमी हुई है, एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने टाइम तक यूज करना चाहिए? यानी वेसेक्टोमी होने के बाद भी कितने टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना चाहिए ताकि वह किसी लेडीज को प्रेग्नेंट ना कर सके? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ या ऑप्शन डी 4 मंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 महीने तक। वेसेक्टोमी होने के बाद 3 महीने तक एडिशनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जैसे कि कॉन्डम है उसका यूज करना चाहिए। इंटरकोर्स के दौरान एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करना चाहिए 3 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवोनोर्जेस्ट्रोल यानी LNG जो IUCD होती है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, शुड बी चेंज एवरी, यानी कितने साल में चेंज कर देनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 10 ईयर, ऑप्शन सी 15 ईयर या ऑप्शन डी 20 ईयर। जो LNG है उसको कितने टाइम में चेंज कर देना चाहिए? लेवोनोर्जेस्ट्रोल जो होती है IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है उसको कितने टाइम में चेंज कर देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए
जो राजस्थान का 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 साल माना था कि जो एलएनजी है उसको 5 साल के अंदर अंदर चेंज कर देना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन पर रीट भी लगी थी और कुछ बुक्स भी इसको 10 साल भी बताती है, लेकिन राजस्थान जो एनएचएम बोर्ड ने जो मीटिंग करी थी कोर्ट केस के बाद उसमें 5 साल ही माना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर लेवनो आईयूसीडी मतलब जहाँ 5 साल के अंदर अंदर चेंज कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इफेक्टिव नेटेन नॉर इथेस्ट्रोन इन नेट कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वह कितने टाइम तक इफेक्टिव होता है। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ या ऑप्शन डी 4 मंथ। नेटेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वह कितने टाइम तक इफेक्टिव होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 मंथ तक यह इफेक्टिव होता है। एंड नेटेन जो होता है नॉर एथिस्ट्रोन इन नेट जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वह 2 महीने तक इफेक्टिव होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में 2 महीने तक इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्टिव ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन दे रखे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ यूट्रस या ऑप्शन डी एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने के बाद। यह एक कॉमन साइड इफेक्ट है आईयूसीडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। एचआईवी का डायग्नोसिस करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए नॉर्थर्न ब्लॉट एंड एलिजा, ऑप्शन बी इम्यूनो ब्लॉट एंड एलिजा, ऑप्शन सी साउथर्न ब्लॉट एंड एलिजा या ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा। एचआईवी को डायग्नोस करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेस्टर्न ब्लॉट और एलिजा टेस्ट का यूज किया जाता है एचआईवी को डायग्नोसिस करने के लिए। एलिजा की फुल फॉर्म भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है ई मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिजा की फुल फॉर्म होती है। और एचआईवी को डायग्नोसिस करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉट और वेस्ट जो एलिजा टेस्ट होता है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सीन ड्यूरिंग एडोलसेंट एज। जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है एडोलसेंट एज के दौरान वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी कैल्शियम डेफिशिएंसी या ऑप्शन डी जिंक डेफिशिएंसी। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन सा होता है एडोलसेंट में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में एडोलसेंट एज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग एडोलसेंट एज, यानी एडोलसेंट एज के दौरान मोस्ट कॉमन डेथ का कारण क्या है। ऑप्शन ए सुसाइड, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिलती है एडोलसेंट एज में।
एडोलसेंट एज में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है, सारे के सारे धूम धूम वाली बाइक लेकर घूमते हैं स्पीड में, इसलिए सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज फाउंड इन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वह किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ओनली मेल में, ऑप्शन बी ओनली फीमेल में, ऑप्शन सी ओनली मेल्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी इंटरकोर्स के दौरान सिर्फ मेल में, या ऑप्शन डी बोथ मेल एंड फीमेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ मेल एंड फीमेल में, दोनों में यह हार्मोन, फीमेल में भी कुछ मात्रा में यह हार्मोन पाया जाता है और मेल में तो मेनली पाया ही जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ मेल एंड फीमेल में यह हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इन एडोलसेंट फॉर डीवॉर्मिंग। एडोलसेंट में अल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है? ऑप्शन ए 100 mg BD, ऑप्शन बी 200 mg BD एंड HS यानी नाइट को, ऑप्शन सी 400 mg OD या HS, ऑप्शन डी 800 mg BD। अल्बेंडाजोल की कितनी डोज दी जाती है एडोलसेंट में डीवॉर्मिंग के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 400 mg डोज दी जाती है OD या HS एल्बेंडाजोल के लिए, डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की। और डीवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को डीवॉर्मिंग डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? ऑप्शन ए इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। ऑप्शन बी इट कैन नॉट बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती है। ऑप्शन सी ट्रांसमिट बाय वायरस ओनली, यह केवल वायरस के द्वारा होती है। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में यह नहीं फैलती है, यह कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द एडल्ट। एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए 120 से 160 mmHg, ऑप्शन बी 120 से 80 mmHg, ऑप्शन सी 100 से 70 mmHg, ऑप्शन डी 140 से 90 mmHg। एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 120 से 80 mmHg होता है, वह नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक एडल्ट का। 120 तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया और 80 हो गया है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अलग अलग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिनल साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस का कार्डिनल साइन क्या है? ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी पॉलीडिप्सिया, ऑप्शन सी पॉलीफेजिया या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कार्डिनल साइन के बारे में पूछा गया है, डायबिटीज मेलाइटिस का कार्डिनल साइन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये 3P जो होती है 3P के रूप में, कार्डिनल साइन के रूप में डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट के देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं 1 जनवरी से, तो आप अपने नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पर
मैसेज के रूप में सेंड करें और अपने नाम के साथ। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।